हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई एनटीए की तरफ से वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसका इस साल बच्चों को सबसे ज्यादा इंतजार था। एनटीए ने पहले सेशन का जेई मेंस का एग्जाम का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। और ट्रस्ट मी, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं। और बच्चों को जब ये पता चलेगा कि मतलब क्या क्या चीजें आई हैं, कैसे आई हैं, तो आपको भी लगेगा कि भाई अब बहुत कम टाइम बचा है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो पॉजिटिव नोट पर मैं ये कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा हमें पेसअप करने की जरूरत होगी, ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने जो अपने लिए सोचा था कि इतना अचीव करना है उतना तो अचीव कर ही पाए। तो अनाउंसमेंट क्या है, तो ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पे ऑलरेडी आ चुका है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जेई 2023 के लिए आ चुके हैं। और ये सेशन जनवरी में होने वाला है। सबसे बुरी बात है कि अभी हमें पता चला ये सेशन जनवरी में है, अगले मंथ ही ये सेशन है। तो इसकी सारी डिटेल्स यहां पर ऑलरेडी दी हुई हैं। एनटी ने क्या क्या बताया है, जैसे वही वाली कहानी है पुरानी कि दरअसल में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 दिसंबर से दरअसल में ऑनलाइन हो जाएंगे, जहां पर आप भर सकते हो। 15 दिसंबर बेसिकली में आज ही की डेट है, ठीक है। रात को मतलब 15 दिसंबर को, मतलब आज से ऑन हो गए। 12 जनवरी तक आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। 12 जनवरी ऑलमोस्ट एक पूरे मंथ की आपको विंडो दी गई है। और यूजली वैसे क्या होता था कि जब कभी भी एग्जाम होता था यूजली, तो एटलीस्ट 2 महीने पहले के हमें अनाउंस कर दिया जाता था। हमारे पास अच्छा खासा टाइम रहता था। तो उसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोगों का यही मानना था कि जनवरी में हो सकता है इस बार अटेम्प्ट ना हो पाए, जैसे फरवरी में पहले होता था प्री कोविड टाइम पर। तो हमें लगा था कि हाँ भाई हो सकता है फरवरी में ही हो, लेकिन अब भाई जनवरी आ गई डेट, तो अब क्या कर सकते हैं, जनवरी के लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो 12 जनवरी तक। आपको एक फीस भी पे करनी होती है, तो फीस आपके अलग अलग तरीकों से जो आप पे कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड से या यूपीआई से कर सकते हो। वो 12 जनवरी को रात को आप लगभग 11:50 तक कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग 9 बजे तक अवेलेबल है, रात को 12 बजे तक, 12 जनवरी जो आपका 2023 में आ जाएगा। अब जो अनाउंसमेंट है सिटी ऑफ एग्जाम की कि आपका एग्जाम किस सिटी में कंडक्ट होगा, वो सेकंड वीक ऑफ जनवरी तक अनाउंस हो जाएगा। एडमिट कार्ड्स एनटीए की वेबसाइट से आपको लगभग थर्ड वीक में मिल जाएंगे। और भाई एलिफेंट इन द रूम, एग्जाम किस डेट्स पर अवेलेबल, किस डेट्स पर होने वाले हैं। तो एग्जाम की डेट्स आपको 24 जनवरी, 25, 27, 28, 29, 30, 31 दे रखे हैं। ऑलमोस्ट पूरा वीक हम लोगों ने ये यूज करा है 24 से लेकर 31 तक। अब आपका जो सेंटर होगा, जो एग्जाम डेट होगी इनमें से वो कौन सी होगी, ये दरअसल में आपके एडमिट कार्ड पर होगा। किसी इनमें से एक दिन पर होगा फॉर श्योर, 25-20 किसी एक ही दिन पर होगा। और हर दिन में एक्चुअल में 2 शिफ्ट होंगी, हर दिन में 2 शिफ्ट होने वाली है। तो उनमें से किसी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। जैसे आप सबको पता होगा जेईई मेन का एग्जाम आपको एक ही शिफ्ट में देना होगा, कोई पर्टिकुलर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों आएंगे। और साथ ही साथ जो आप एग्जाम देकर आ जाओगे उसका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है और जो आंसर कीज है वो आपको थोड़ा बाद में अनाउंस कर दी जाएंगी। और मोस्टली क्या होता है, ये आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर जो आपने वहां पर फिल करी है फॉर्म के टाइम पर, उस पर भी आ जाती है। जिस वेबसाइट के थ्रू आप सारे प्रोसीजर को फॉलो करोगे वो एनडीए और जेईई मेन की वेबसाइट है। अब देखो छोटी मोटी बातें, बाकी आपको पता है कि एनडीए का एग्जाम है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश, हिंदी और ऑलमोस्ट 13 लैंग्वेजेस के अंदर होता है। और इसका जो भी सिलेबस है वो दरअसल में आपको बताया गया है कि अगर आप पेपर ढूंढना चाहते, पेपर्स पुराने देखना चाहते हो, स्कीम देखना चाहते हो और एलिजिबिलिटी वगैरह फाइंड आउट करना चाहते हो, तो जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ठीक है, ये आपको लिंक दे रखा है, यहाँ से आप जा सकते हो। ऑलरेडी आप ब्राउजर पे अपने जेईई मेंस एनटीए टाइप करोगे तो इस वेबसाइट पे जाओगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ के अलग अलग सेक्शंस में आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात जो एक और है वो ये कि इस बार एक छोटा सा चेंज हुआ है इस पूरे शेड्यूल में। यूजली पहले क्या होता था, जो 2 शिफ्ट हुआ करती थी, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 तो 9 से 12 पहले भी होता था, अभी भी है। शिफ्ट 2 पहले 2 से 5 होता था, अब की बार वो 3 से 6 हो गया, मतलब 3 पीएम से 6 पीएम तक रहेगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है, यानी जैसे पहले होता था कंप्यूटर बेस्ड ही होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है। जो हमारा बीटेक और बीई का एग्जाम है उसमें जो पैटर्न है हमारे एग्जाम का, टेस्ट का, सबसे अच्छी बात है ये पिछली बार वाला ही है, अब इसमें कोई चेंज नहीं आए हैं। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है भाई। एग्जाम में क्या होने वाला है भाई, आपको पता है बीटेक के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आएंगे। हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में हर सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 20-20-20 क्वेश्चन होंगे।
और सेक्शन बी में 10 होंगे। इनमें फर्क क्या है? दरअसल में ये जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, यहां पर ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो सेक्शन ए है वो मल्टीपल चॉइस होगा, ये वही ऑब्जेक्टिव वाला है जो हम करते हैं। पर सेक्शन बी के साथ आपको बताया गया जिसमें 10 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में ये जो क्वेश्चंस होंगे इनके आंसर्स न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कोई ना कोई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर आपको टाइप करके फिल करनी होती है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे जिसे आप एक्चुअल में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बोलते हो या न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन बोलते हो, आपने खूब प्रैक्टिस करे होंगे, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो सेक्शन बी है इसमें आपके पास ऑप्शन है। सेक्शन बी में आपको टोटल हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन दिए हैं, मैथ में भी 10, फिजिक्स में भी 10, केमिस्ट्री में भी 10। तो आपको सेक्शन बी में आपको 10 में से बस 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी हमारी अच्छी बात है, हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि देखो टोटल क्वेश्चन तो अपने पास दरअसल में अपने पास 90 आ रहे, लेकिन आपको सॉल्व 75 ही करने हैं, 75 ही करने हैं, ठीक है। आपके पास मैथ में भी 5 ऑप्शन, 5 जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल रहेंगे, फिजिक्स में भी 5 क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे सेक्शन बी के, और केमिस्ट्री में भी 5 क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे। आप 10 में से कोई भी 5 कर सकते हो। तो यानी बेसिकली में एक तरह से आप रियलाइज करो आपके पास टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 75 आपको करने हैं, यानी 15 क्वेश्चन का तो पहले ही आपके पास ऑलरेडी बफर मेंटेन है। तो हो सकता है जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए आपको बड़े मुश्किल लगते हैं अभी, हो सकता है वो आपको इंटीजर वैल्यू में ही मिले, और अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वाले में मिल रहा है तो उसमें आपके पास ऑप्शन है ऑलरेडी अवेलेबल। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम इसका सही से फायदा उठा सकते हैं। बाकी बी आर्क वालों के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, और बी प्लानिंग वालों के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। जो बच्चे बी आर्क या बी प्लानिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ये सारी बातें यहाँ से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में वही सब छोटी मोटी बातें हैं आपको बताई गई हैं यहाँ पर, कि जो हमारा एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं आ रहे। आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। हर स्टूडेंट से बस एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगा, एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं है। स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे अगर आप ऐसी कोई भी गड़बड़ करते हो, गलती करते हो, ठीक है। तो ये बात आपको बोली गई है यहाँ पर, तो एक ही फॉर्म भरने की जरूरत है आपको। कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसको सही से फॉलो करते रहिए। कैंडिडेट्स का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट्स और गार्डियंस ओनली। सिर्फ अपने पेरेंट्स, गार्डियंस या खुद का अपना ईमेल और फोन नंबर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप सही से सारे कम्युनिकेशन कर पाए। क्योंकि यहीं पर बहुत सारे आपको कम्युनिकेशन जब एनटीए करता है तो आपके पास एसएमएस वगैरह आते हैं, जैसे कब एक्चुअल में हमारे कह सकते हो कि कब एग्जाम, मतलब एग्जाम की जो भी आपकी डेट्स आ गई हैं वो कौन सी हैं, जो आपके दरअसल में आई एम सॉरी, जो एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं वो कब आने वाले हैं, कब आपकी डिस्प्ले रिस्पॉन्स आएगा, कब आपकी आंसर कीज आ जाएंगी, वो सब आपका कम्युनिकेशन एनटीए करता है आपके साथ। और ये दरअसल में एसएमएस और ईमेल्स के थ्रू ही करता है। तो ईमेल्स जरूर आप अपने ऑफिशियल ही दीजिएगा, या तो आपका अपना, एमटी मशहूर, और तो मोस्टली बच्चों का अपना ही होगा, ठीक है, या फिर अपने गार्डियन में से, अपने पेरेंट में से किसी का दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो जेई की तरफ से आपको, तो आप सेशन 1 का जो इशू है वो आपको बोला गया है कि आप कोई भी डिफिकल्टी के लिए अगर आपको रिजॉल्व करनी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। कोई भी अगर इशू आ रहा है किसी भी रिगार्ड में, जैसे बहुत सारी ऐसी जनता होगी जिसका कोई मान लो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आधार पे नाम अलग है, ठीक है, आधार पे नाम की स्पेलिंग गलत आ गई और आपने अभी नोटिस करा और आप उसे करेक्शन कराने भेज रहे हो, तो इनसे रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज आ रहे हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके उसका रेमेडी ले सकते हो, ठीक है। नंबर्स पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो हो सकता है पहली बार में कॉल ना, मतलब आपका रिस्पांस ना मिल पाए, लेकिन आप लगे रहेंगे तो आपको पक्का कोई ना कोई रिस्पांस वहां से आ जाएगा। अदरवाइज आप सीधे इस वेबसाइट पर आप उन्हें ईमेल कर सकते हो ताकि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो पाए, क्योंकि बहुत सारी आएंगी। हालांकि हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप लोग सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो पाए, बट स्टिल अगर मेंटेन रहती है तो यहां से हम रिजॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताना चाहूंगा, यूजली पहले जब होता था एग्जाम, मतलब जब पहले फॉर्म आता था तो सेशन 1 सेशन 2 सब आपको ऑप्शन में पहले से ऑलरेडी अवेलेबल होते थे। अब की बार जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ सेशन 1 एक्टिव होगा, सेशन 2 का कुछ भी आपको वहां पर दिखेगा नहीं। सेशन 2 वैसे बता दिया गया है कब है, सेशन 2 ऑलमोस्ट अनाउंस्ड है कि अप्रैल में ही होने की चांस है। सेशन 1 दरअसल में यहाँ पर देखो बता दिया गया है कि जो सेशन 1 है वो आपका जनवरी में होगा और सेशन 2 अप्रैल में होगा। सेशन 2 के अप्रैल में होने के चांस है, ठीक है, अप्रैल में होने के चांस है, मतलब हो सकता है अप्रैल में ही हो, पक्की बात है।
तो अब की बार जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो अभी आपके पास सिर्फ सेशन 1 का ही एप्लीकेशन अवेलेबल होगा। सेशन 2 के लिए आप अभी ऑप्ट कर नहीं सकते। वो जैसे ही एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे खुद एनटी की तरफ से फिर से अनाउंसमेंट आ जाएगी कि सेशन 2 के फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कब से आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो यही सारी कहानी है। जैसे पहले दो टेस्ट, 2 ही एग्जाम होते थे पिछली बार, मतलब 2 बार होता था, अभी भी 2 ही बार है। 2 बार आप देकर जैसे उसमें से जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसको एवरेज, उसको काउंट करके आपकी अच्छे से रैंक प्रिपेयर होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटिंग है भाई, ये बात तो सही है आपको, मतलब आई एम प्रीटी मच श्योर काफी जल्दबाजी में अब हमें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जल्दबाजी क्या मतलब, टाइम कम है तो अब अपने को गियर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा, मतलब 5th गियर में अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और याद रखना कि जितना भी आपने सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इतना तो एटलीस्ट अचीव करेंगे करेंगे। लेट्स से अगर आपने 150 मार्क्स सोचे थे, क्योंकि देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारी ऐसी जनता होगी जो 12th क्लास में सीरियस हुई होगी जेईई का एग्जाम देने के लिए कि यार इस बार कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। तो जाहिर सी बात है उनका हो सकता है 11th का बहुत सारा सिलेबस इनकम्प्लीट हो और आप इसीलिए पैनिक भी करने लग जाओ। पर आपको एक बात बता रहा हूं, आपने ये भी तो सोचा होगा ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने को लगभग लगभग इतना स्कोर करना है ताकि हमें ये पता चल जाए अभी हम कितने पानी में हैं। तो लेट्स से अगर आपने वो स्कोर 120 सोचा था, 130, 150, 180, तो आप उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करो। देखो मोटा मोटी तौर पे मान के चलो लगभग लगभग 50-50%, लगभग एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, बट मोटा मोटी तौर पे 50% पेपर 12th के सिलेबस का आएगा, 50% 11th का आएगा, लगभग। और आप रियलाइज करो अगर आप 50% भी मानोगे तो ऑलमोस्ट 150 मार्क्स 12th से आने वाला है, 150 मार्क्स 11th से आने वाला है। तो रियलाइज करो ऐसा तो है नहीं कि आप 11th बिल्कुल नहीं कर पाओगे क्लास, अगर अभी मान लो जनवरी में एग्जाम है, क्योंकि भाई आई एम प्रीटी मच श्योर अभी आपके पास प्री बोर्ड्स का प्रेशर है, फिर आपके बाद आपके पास दरअसल में जो भी हमारे क्या नाम है प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उसका प्रेशर होगा फॉर श्योर। इसी तरह से आप इस प्रेशर में अगर रहोगे, प्रिपरेशन करते रहोगे, तो जाहिर सी बात है 11th रिवाइज करने का उतना अच्छे से टाइम नहीं मिल पाएगा। तो कहानी यही है कि इस बात को साइकोलॉजिकली अच्छे से समझ के चलो कि आपके पास अवेलेबल है 12th का बुक सिलेबस, और ऑलमोस्ट ये मान के चलो 150 मार्क्स का तो 12th आएगा ही आएगा। मैं ऐसा मान रहा हूं मोटा मोटी तौर पे इस 150 में आप पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे। लेट्स से आप 100 तक कर ले रहे हो, 100 तक का मतलब क्या कि लगभग 25 क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना। 90 क्वेश्चन अवेलेबल है, 90 में से क्या हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 25 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 25-30 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके 12th के सिलेबस से ही मोटा मोटी तौर पे आपके 120 मार्क्स प्रिपेयर हो सकते हैं। और एक बात बताता हूं, ऐसा नहीं है कि क्लास 11 में हमें कुछ नहीं आता होगा मेरे बच्चे। ठीक है, अगर हम मैथ की ही बात करें तो मैथ के भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जरूर होंगे जो क्लास 11 के आपको आते होंगे, जिससे इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपने पक्का अच्छे से पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तो क्वेश्चन आपको पता है अच्छे खासे आते हैं। लिमिट्स जो आपने क्वाड्रेटिक डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत बार इस्तेमाल करा होगा, वो क्लास 11 में पढ़ा था, उसका कोई ना कोई टॉपिक आएगा तो वो तो कनेक्ट कर जाएगा मैथ में। सेम बात फिजिक्स में, यार फिजिक्स में अगर आप कुछ चैप्टर्स पकड़ लो, जैसे यूनिट डायमेंशन पकड़ लो, मोशन इन 1 डायमेंशन पकड़ लो, मोशन इन 2 डायमेंशन पकड़ लो, इसी के साथ साथ आप सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये पर्टिकुलर चैप्टर्स जो छोटे छोटे हैं बट क्वेश्चन पक्का आते हैं, इनको अगर आपको ध्यान हो ये तो आप इनसे आराम से क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है, थोड़ा क्विकली देखकर उसको। तो ऐसा नहीं, और ऐसी सेम बात केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भाई क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। और ऐसा नहीं कि आपको क्वांटम नंबर्स नहीं आते होंगे, बल्कि क्लास 12th में फिजिक्स के अंदर एटम चैप्टर में आपने क्वांटम नंबर दोबारा पढ़े होंगे। सिमिलरली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप लगातार केमिस्ट्री में रिवाइज करते रहते हुए चलते हो, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, इसके क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। रिडॉक्स, इसके क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लास 11 क्लास 12 के, मतलब क्लास 11 की ऑलमोस्ट शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक रिएक्शन क्लास 12 में रिवाइज कर रखी होगी, 2-4 को अगर हम छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 11 बिल्कुल नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। क्लास 11 भी लगभग 150 मार्क्स कंप्राइज करेगा। और अगर आप सही से स्ट्रैटेजिकली रिवीजन करने बैठ गए क्लास 11 का 12th के साथ, क्योंकि एक बात याद रखना, आई एम प्रीटी मच श्योर आपके ऊपर प्रेशर होगा प्री बोर्ड्स का भी और साथ ही साथ बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स का भी, तो इसके लिए टाइम कम अपने पास बचेगा, तो बहुत स्मार्टली प्रिपरेशन करना है इस चीज के ऊपर। ठीक है, क्लास 12 पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो हमें बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, और क्लास 11 के उन टॉपिक्स पर जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं और जिनका वेटेज भी हाई रहता है। मैंने जिनके नाम लिए हैं ऑलमोस्ट ये वही टॉपिक हैं जो मोस्टली बच्चों को ठीक ठाक आते हैं,
एवरेज होते होंगे या आपको अच्छे से आते होगा, और इनका वेटेज भी हाई रहता है। वेटेज हाई का मतलब है एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आ सकता है, थर्मोडायनामिक्स वाला जो सेक्शन है फिजिक्स में उससे पक्का का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, मैथ के अंदर लिमिट्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई ना कोई आपको चीजें मिलेंगी। मौका मिले तो इसको आप रिवाइज करते हुए चलिए, स्ट्रेटेजिकली प्लान करिए। बट फिर भी कोई दिक्कत आती है तो यार मेरे साथ जरूर कंसल्ट कर लेना, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे वो स्ट्रेटेजिकली आपको उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की। ठीक है, अब देखो ये हुआ हमारे सामने आ चुका है, तो हमें इसके साथ अब कुछ अभी कर नहीं सकते। देखते हैं कि क्या होता है कि अगर कोई मतलब बाद में अगर कोई इशू बढ़ता है, हो सकता है इसकी डेट्स वगैरह चेंज हो। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग मान के चलेंगे कि डेट्स यही हैं और इन्हीं डेट्स पर अपने को प्रिपरेशन करनी है। इन्हीं डेट्स के लिए अपने को प्रिपरेशन करना अब स्टार्ट कर देना, अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई भी इश्यूज आते रहते हैं तो आप जरूर यार अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें रेक्टिफाई करके जल्दी से जल्दी सोल्यूशन बनाए जाएं इसके, और हम जितना बेस्ट दे सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टारगेट यही रखेगा कि आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो सोचा था, भाई देखो आपने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा कि इतना तो स्कोर करना ही करना है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के लिए ना बीच में टाइम मिलता है, आप और ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को पेस कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। तो अगर आपने वो टारगेट सोचा था यार 180 मार्क्स है, तो 180 मार्क्स वाला रिवीजन करके रखो। 180 का मतलब है, एक बात समझना, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे, अगर आपके अपने दिमाग में एक नंबर, एक सर्टेन मार्क्स स्कोर आपको करने आपने सोच रखा है, बट अगर आप क्वेश्चन उतने अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो काम ही नहीं चलेगा। यानी जैसे अगर आपने मान लो फर्स्ट टाइम में 200 मार्क्स सोच रखे थे, तो मेरे बच्चे एटलीस्ट आपको 50 के ऊपर क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे ना अटेम्प्ट। अगर आपने 50 से कम ही क्वेश्चन करे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही हम कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। 200 से कम नंबर के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स 200 कैसे आएंगे भाई, उससे कम ही आएंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो और अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बस मतलब जय माता दी करते हुए तुक्के मारते हुए चले आए, वो भी नहीं चल पाएगा मेरे बच्चे, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं कि तुक्के पढ़ने का चांस बहुत कम है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा सेकेंड अटेम्प्ट में भी। जितना रगड़ के, जितने अच्छे से आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं अगर उन्हें और ज्यादा ब्रशअप कर लोगे आप, तो बाकी जो आगे आपके पास 2 महीने 3 महीने का टाइम बचेगा उसमें आप और ज्यादा बेटर ब्रशअप कर पाओगे अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को। तो अगर यहां पर आपने 150, 160, 180, 200 तक स्कोर करा है, तो वहां पर इस स्कोर को एटलीस्ट 50-60 नंबर आप और बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो भाई ऑल द बेस्ट मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए मतलब खासतौर पर 12th वाली जो जनता है उसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग ये एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही मतलब कहते हैं रोलर कोस्टर टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा जब तक ये वाला एग्जाम आप दे नहीं दोगे तब तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी फील करा है, आप भी फील करोगे। बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम होता है जब एग्जाम की डेट आ जाती है, तब उसके लिए मैं मतलब दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। तो वही आपके साथ भी होने वाला है, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर आप अच्छा कर लोगे, मतलब मेरे साथ अच्छा कर लोगे। मेरा पहला टाइम बहुत बुरा हुआ था। ठीक है, मतलब मेरे टाइम पे तो एक ही, मतलब आपको पता है मेरे टाइम पे तो एक ही अटेम्प्ट होता था, अगला अटेम्प्ट दूसरे साल होता था। तो मेरा 12th के साथ वाला जो अटेम्प्ट है उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ आई एम प्रीटी मच श्योर आप भी अच्छा कर लोगे। ठीक है, लगे रहना बस ढंग से, एकदम जोर से, जितना भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जो भी करना है वो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना है एकदम। ठीक है, ढीला मत छोड़ना उसको, क्योंकि इसका सेकंड अटेम्प्ट में बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, देखो हमारे मन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे कि क्या हो रहा है, क्यों इतनी जल्दी हो रहा है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, नर्वस होगे। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप नर्वस होगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को इफेक्ट कर डालोगे। कम टाइम है, बट कम टाइम में भी हमें ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है। देखो ये बात आपको भी पता है, देखो हर स्टूडेंट के अंदर एक कहते नहीं वो काहिलियत वाला कीड़ा होता है, कि अगर मान लो ये एग्जाम की डेट आपको फरवरी की भी मिलती, तो जो आप अभी हार्डवर्क करने के लिए दरअसल में पुश करोगे अपने आप को, ठीक है, अगर यही डेट फरवरी की आती, वो आप उसके बाद कर रहे हो, तो मतलब हो सकता है जनवरी में कर रहे हो, तो जब आप देखते हैं यार 1 महीने का टाइम बचा है। तो कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी मतलब मेजॉरिटी ऑफ जनता ऐसी है जो सिस्टमैटिकली अभी सही से पढ़ाई नहीं कर रही है, वो यही करती है। जैसे एग्जाम पास आता है तब आप अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करते हो उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप वही समझ लो कि एग्जाम पास आ गया। ठीक है, उसके लिए आप फिर से अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आप ज्यादा प्रेशर में और बेटर काम कर पाओगे, बस प्रेशर को हैंडल करे रहना। ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, सी यू।